बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्लीज वेलकम कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मोदी जी आपका भविष्य उज्जवल है, आप दिल्ली में तो बैठोगे ही। और आप तो दिल्ली में बैठोगे ही। नहीं तो भाई उन्होंने शुभकामना ली, मैंने दे दी तो वो बन गए, हमारा ले ही नहीं रहा तो हम कहां से दें। मैं क्या करूं? इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, आज हम देखेंगे कुमार विश्वास जी का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू। वो एक बहुत अच्छे कवि तो हैं ही, साथ में थोड़े थोड़े से नेता भी हैं। और उनकी जो शायरी है, जो उनकी कविताएं हैं, जो भी उनकी पोइट्री है, वो लोगों के सीधा दिल में उतरती है। वो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप भी अगर वीडियो का फुल मज़ा लेना चाहते हैं तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हिंदी राजनीति का शिकार है। दूसरा तो एक तो मुझे हिंदी वालों से कहना होगा, फ्रांसीसी कवि पढ़ते हो, शेक्सपियर पढ़ते हो, स्पेनिश कवियों का जिक्र करते हो, लेकिन तिरुवल्लुवर को नहीं पढ़ते हो। हाँ, आप सुब्रमण्यम भारती को नहीं पढ़ते हो, आप बंगाल के कवियों को नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो अन्य भाषा के कवियों को भी हिंदी वालों को पढ़ना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा। सीताकांत महापात्र को पढ़ना पड़ेगा, उड़िया लेखक को। और हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, पूरे देश में चलने वाली भाषा है। हमारे दूसरे भाषा के जो दोस्त हैं उनके मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि आप पे थोपी दी जा रही है। धारा 370 हटने के बाद आपने सरकार का पुरजोर समर्थन किया और आप पे आरोप यह है कि आपने तो सरकार के प्रवक्ताओं से ज्यादा उनका समर्थन किया। लेकिन मेरा ख्याल है आरोप पुलाने से पहले आपको वो वीडियो ध्यान करना चाहिए जिसमें महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पे मैंने इसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला था। और मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले दो ध्वज दो विधान के बीच बैठ के शपथ दिला रहे, कहां चला गया मुखर्जी का बलिदान। भक्तों और भक्तों की बुआ सबसे पहले मैंने ही बोला था, जिस पर भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती थी, मुझे गालियां बकते थे। तो आप गलत करोगे तो गलत बोला, भैया आपने गलत किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। उस सरकार क्या हो जाता, 17 राज्य आपको भक्त बना दिया सबने जब आपने धारा 370 का समर्थन किया। धारा कुमार विश्वास मोदी के भक्त हो गए। मैं कहता हूं कि वो मोदी करें, वो अमित शाह करें, कल को वो राहुल गांधी करें, कल को कोई और आके करे, अगर धारा 370 का कोई करेगा, समान नागरिक संहिता देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए। आबादी बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं दो हो क्या गया है, आप मुद्दों पर बोलिए, आपको समूहों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हमारी पार्टी जब बनी तो उसमें तय हुआ हर विषय पर। धारा 370 को चिदम्बरम साहब जैसे व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल है इसलिए मोदी सरकार ने वहां पर कर दिया है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। देखिए वो तो राजनीति में आपको पता, मेरे को एक नेता मिले थे कांग्रेस के, जब सरकार पहली बार मोदी जी की आई थी उसके 6 महीने बाद, वो 10 साल मंत्री रहे। तो मैं लंदन जा रहा था तो पड़ोस की सीट पर ही थे, तो मैंने उनसे कहा यार भाई आप तो बहुत फ्री हो गए होंगे, 10 साल मंत्री रहे, लोग सुबह आना जाना लोगों का इतना। बोले नहीं बहुत अच्छा हो गया है, अभी 4-5 साल के लिए, तब तक उन्हें अंदाजा था 4-5 साल ही है, अब तो ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेटियों को देख रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई, संपत्ति इधर उधर थी, उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है। बोले पॉलिटिक्स का क्या है, सुबह ANI वाला आता है, जो भी मुद्दा होता है इसमें यह बोलना पड़ता है कि यह सरकार का कदम देश विरोधी है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जो है देश के, तो ये आदत हो गई है। आपने कश्मीर पर एक बहुत सुंदर गाना भी बनाया है और उसको आपने गाया भी। मैं चाहता हूं कि उन तमाम सैनिकों के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए जिनकी छाती 370 हटने के बाद चौड़ी हो जाती है, अगर आप सुना पाए तो मैंने कश्मीर पे एक गीत लिखा जिसमें मैंने कश्मीरी भाइयों और बहनों को जो इसको टीवी को देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, लगभग हमारे 10 चैनल्स के माध्यम से। तो बहुत आभार मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी केवल सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, अजीत डोभाल की नहीं है, जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। जिन लोगों ने भी ये कहा कि हम कश्मीर में मकान खरीदेंगे, वो इस देश के खिलाफ हैं, वो इस मोहब्बत की मुहिम के खिलाफ हैं। मैं कश्मीर में मकान कभी नहीं खरीदूंगा। कश्मीर के हर शायर का घर मेरा है, कश्मीर के हर लेखक का घर मेरा है। उसके घर में जो एक कोने में जगह होगी वहां जाके लेटूंगा, 4 गजलें उसकी सुनूंगा, 4 अपनी सुनाऊंगा। जिन लोगों ने भी ये बात कही वो बिल्कुल गलत बात कही। तो मैंने
कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए एक गीत लिखा था। कश्मीर से हमारा जुड़ाव क्या है, उस पर मैं उसका एक बंद सुना देता हूं कि ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। एक कुमार विश्वास की नजर में राष्ट्रवाद क्या है? 1947 के बाद इस देश ने एक संविधान बनाया है। उस संविधान की मर्यादा रेखाएं हैं, उनसे बाहर जो भी आदमी जा रहा है वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर उसका आवरण ओढ़कर अगर आप चाहते हैं कि संविधान के मानक को ध्वस्त करें तो मैं आपके खिलाफ हूँ। मैं एक आस्तिक हिंदू हूँ, गीता में विश्वास करता हूँ, लेकिन ईश्वर ना करे प्रकृति किसी क्षण मुझे गीता और संविधान में से एक चीज चुनने का अवसर दे तो मैं संविधान चुनूंगा। एक बात बताइए कुमार साहब, अगर और ये बात मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त जो इस्लाम में ईमान रखते हैं वो भी कहें कि कुरान शरीफ में जो खुदा का हुक्म है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने यहाँ पृथ्वी को दिया है, उस संदेश में और अगर संविधान में चुनने का अवसर आए तो हम संविधान को चुने। ऐसा ही बाकी धर्म भी बोले। तो मेरे लिए तो यही है। तो राफेल भारत के बेड़े में अब शामिल हो जाएगा 5 महीने बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसको लेने गए थे, उन्होंने ओम क्या बना दिया, नींबू क्या रख दिया, तूफान खड़ा हो गया इस देश में। मैंने भी देखा था। तो आपको आपत्ति लग रही है? बिल्कुल नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? आपकी सेना की सारी बटालियन जय भगवान जाट बलवान, भारत का संविधान, भारत माता की जय, हर हर महादेव, नाराए तकबीर लगा के आपने ये आंदोलन खड़ा किया है। हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद दिया है आपको। आप अलग अलग धर्मों से, वो हिंदू हैं, देश के रक्षा मंत्री होने के अतिरिक्त वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। इससे पहले जो नौसेना में एक बेड़ा सम्मिलित हुआ था, उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री जी थे, मैं कल वीडियो देख रहा था, ए.के. एंटनी साहब, उनकी पत्नी ने क्रॉस बनाया। मेरे लिए वो भी पवित्र है, वो भी अच्छी बात है। अगर रक्षा मंत्री कोई हमारे मुसलमान होते और ये यहां खड़े होकर सफर की दुआ पढ़ते जो पढ़ी जाती है, तो मैं उसके लिए भी खुश होता। देश के अंदर हमने कई बार देखा कि मोदी का विरोध हो जाता है, लेकिन मोदी का विरोध करते करते लोग देश का विरोध क्यों करना शुरू कर देते हैं? मोदी इस बात को एंजॉय करते हैं, उन्हें पता है कि ये मूर्ख यहां के फंसेंगे। उनको अंदाजा है। और ये सब लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुतार्किक बात करके विरोध करने वाले, हमारे वाले के साथ भी तो ये चक्कर था भाई। अब क्यों नहीं कर रहा? करना, अब बोल मोदी के खिलाफ। पड़ गए, हो गई ठंडी। हम भी तो यही कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे यार, नेता अपनी जगह, अब वो प्रधानमंत्री बन गया भाई। अब उसके निजी जीवन पर टिप्पणियां बंद करो, हर बात में उसे गाली देना बंद करो। तुम्हें जो नाली सौंपी है वो देखो। मैं एक और नेता दिखाता हूं आपको, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं क्यों? अच्छा देखिए क्या है, राहुल गांधी इस पूरे देश की व्यवस्था में कंपैरेटिव एनालिसिस का शिकार हैं। अब चक्कर क्या है, सामने उनको ऐसा प्रतिद्वंदी मिल गया है प्रधानमंत्री के रूप में, और वो जो दूसरे वाले हैं देश के, हाँ मतलब मैं तो अहमदाबाद गया था, मैंने लोगों से कहा यार एक मांगा था तुमने 2 भेज दिए, बताओ। वो दोनों इतनी मेहनत करते हैं कि फिर लोगों की तुलना होती है। तो ये राहुल गांधी के लिए मेरी निजी सलाह हो सकती है। वो भद्र पुरुष हैं, भारतीय राजनीति के भले आदमी हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दुर्भाग्य से, राहुल द्रविड़ इतने बड़े करियर था उनका, सौरभ गांगुली इतना अच्छा करियर था, लेकिन संयोग से वो एक ऐसे आदमी के समय में पैदा हुए जो उनसे दुगनी सेंचुरी मार रहा था। अगर राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली उस वक्त पैदा होते जब सचिन नहीं थे, तो आज वो देश के और बड़े स्टार होते। उर्दू में एक शेर है कि इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते,
हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई देते। अच्छा, ये कुमार एक विश्वास, विपक्ष होना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। कुमार विश्वास जी, ऐसा क्यों है कि आपके हर पार्टी में दोस्त हैं? मैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का इंटरव्यू कर रहा था इसी स्टूडियो में बैठकर, आप देखिए उन्होंने आपके लिए क्या बोला। कुमार विश्वास क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? एक लाइन, उन्हीं का एक लाइन गाना चाहता हूं। जी जी जी। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर विश्वास की बेचैनी तो ये बादल समझता है। तो बेचैनी आप समझ गए, क्या मतलब है इसका? इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी कविताएं तो कांग्रेस भी यूज करती है अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे, आरजेडी भी यूज करती है, समाजवादी पार्टी भी यूज कर लेती है, उसके प्रवक्ता भी यूज कर लेते हैं, ये भी यूज कर लेते हैं। और कवि का की तार्किकता सार्थकता यही है कि उसका लिखा हुआ सबको प्रयोग में आए, पर वो अपने हिसाब से यूज करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जी, अब जब इनका आपके इस गाने का जिक्र आया, इस छंद का जिक्र आया, तो अगर मैं आपसे नहीं गवाऊंगा तो मुझे तो ट्विटर पे लोग छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये तो बहुत मशहूर है, सबने सुन रखा है, सबने सुन रखा है, सबने नहीं, पूरे देश ने सुन रखा है, लेकिन इस मंच पर लोग सुनना चाहते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती। नहीं, आप क्या आवाज से सुनना चाहते हैं? मैं तुझसे ये तेरा सुना है कि फिर मेरी याद किताब में आपकी पगली लड़की आपसे संवाद कर रही है, क्या कह रही है वो? आप पढ़िए किताब और पढ़ने के बाद कुछ बताइए, सुना दीजिए ना। पढ़ने के बाद बताइए कि क्या है इसमें। कई कविताएं तो ऐसी हैं जो बहुत अलग है। जैसे मैं एक बार IIT BHU गया था, तो मैं पगली लड़की पढ़ के बाहर आया, तो पीछे 2-3 लड़कियां थी, तो मुझे लगा ये प्रशंसा में ही सब मिल रहे हैं, ये मिलेंगी, वेरी गुड सर। तो उसने एक ने मुझसे कहा कि आप क्या ये करते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तो बोले आप उस लड़की को गली गली जाके सुनाते हो कि वो पगली लड़की ऐसी, उसके बारे में सोचो, कभी फोन किया है उसे, कभी मिले हो उसे? मैंने कहा फोन तो नहीं किया। तो बोले जब तक उसकी ओर से कविता नहीं लिख लो तब तक मत पढ़ना। वो क्या कि वो लड़की चली गई। मुझे भी लगा कि यार ये तो बात है। तो इसमें मैंने एक कविता लिखी है, मनोज वाजपेयी ने कपिल शर्मा शो में सुनाई भी थी, मुझे अच्छी भी लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ कि अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट, परवाह कर सकते हैं आप, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमटकर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों में एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। इसमें बिल्कुल प्रायोगिक बातें हैं, देखिएगा कि कैसा लगा होगा मेरा फोन अगर जाए, उसको कैसा लगेगा कि सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, रूप जीवाओं के मोहल्ले में, सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में। आप आए और हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप अपने अंदाज में उस पर एक लाइन पढ़ दीजिएगा। पहली इमेज राहुल गांधी की है, वो इमेज हम स्क्रीन पे डालते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या करूं, नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, वो एक लाइन काफी है। एक दूसरी इमेज आपके परम मित्र की है, मैं दिखाता हूं वो भी, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं जी। साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, वो जिसने रख दिया था समंदर उछाल कर। तीसरी इमेज इस देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है कुमार विश्वास। इनसे मैं क्या कहूं, हम न लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। अब चौथी इमेज मैं इस रिश्ते की आपसे जानना चाहता हूं, ये बुआ बबुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप खुद आते हैं, तो ये जब साथ हुआ और जब ये साथ छूटा तो क्या ध्यान में आया आपके? देखिए, मैं बहन जी के गांव के पास का हूं, तो मेरी बड़ी बहन लगती हैं वो,
और अखिलेश जो है उनके पिताजी की हिंदी सेवा का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। कई बार घर वाले भी गलती कर देते हैं। बस व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तो मिले ही नहीं। अगली फोटो मैंने नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जबरदस्ती डाली है। अब इस पर कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते? मेरे शब्द बहुत कीमती हैं साहब। चलिए, कुमार विश्वास आप यहाँ तक आए और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपकी इस किताब के लिए पीछे इनकी भी फोटो आ गई। अरे क्या बात है जी। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपकी इस कई बार क्या होता है जी कि सेमीफाइनल में दो या क्वार्टर फाइनल में दो टीमें खेल रही होती हैं जी, तो कई देश इस बात में लगे रहते हैं कि फला वाला हार जाए तो हम आगे निकल जाएंगे जी। तो ये उसी में हारे हुए देश हैं। चलिए, अगर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें तो। मैं आप सब लोगों से और आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अपने अपने नेताओं, अपनी अपनी पार्टियों के चिंटू बनने की बजाय इस देश के और इस मनुष्यता के प्रति समर्पित होना शुरू करिए, क्योंकि अगर देश के लोग अपने देश की तरफ ध्यान देंगे तो नेता फिर देश की तरफ ध्यान देंगे। अन्यथा नेता आपको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, वो चुनाव जीतते रहेंगे और देश हारता रहेगा। तो देश का मसला हो तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश के स्वाभिमान का मसला हो तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। जी। तो आखिर में मेरा आपसे एक ही सवाल होगा, विश्वास किसके साथ होंगे? देश के साथ। देश के साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते कुछ गुनगुनाना पड़ेगा आपको, कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवान, कभी यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कुमार विश्वास जी का ज़बरदस्त इंटरव्यू। वो एक बहुत अच्छे कवि हैं और उनकी पंक्तियाँ, उनकी कविताएं लोगों के दिल में उतरती हैं और आप हर तरफ देख सकते हैं कि लोग उनकी पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वो शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं और आज का जो इंटरव्यू था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी वीडियो में इसी तरह से आते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।